also arrived. President will be arriving in 5 minutes. She's already arrived at the venue. So kindly follow the suggestions that I've already given. Please switch off your mobiles. Please do not do any J cars or any slogan shouting while the proceedings are going on. And kindly do not leave the hall till the proceedings on the stage are completed. దయచేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ అయ్యేంత వరకు కూడా హాల్ నుంచి బయటికి వెళ్ళకండి. మీ సెల్ ఫోన్స్ అన్ని కూడా మీరు ఆఫ్ చేసి రెడీగా ఉండండి. ఆఫ్ చేసి పెట్టుకోండి. తర్వాత ఎక్కడ కూడాను ఎటువంటి స్లోగన్ మనం చేయకూడదు. జయకారాలు కానీ ఎటువంటి స్లోగన్ చేయకూడదు. సభా మర్యాదకు విరుద్ధమైంది. కాబట్టి అందరూ పాటించగలరు. As soon as the president comes, all of us will stand up for the national anthem. So kindly follow the protocol. And as soon as she stands up there, as soon as she enters the hall, all of us will stand. And the moment she reaches her chair, the national anthem will start. So kindly follow the protocol accordingly. రాష్ట్రపతి గారు మండపం మీదకి రాగానే అందరం లేచి నిల్చుంటాము. ఆవిడ సీటుకి రాగానే మనం అందరం కూడా నేషనల్ యాంథమ్ కి మనం నిలబడతాము, అది వింటాం. కాబట్టి ఇది మీరు అందరూ పాటించగలరు. राष्ट्रपति जी जब मंच पर आएंगी तो आप सब खड़े हो जाएंगे. फिर अपनी स्थान पे पहुंचने के बाद राष्ट्रगाना होगा. हम सब उसमें शामिल हो जाएंगे. Kindly stand up for the arrival of our President, and we shall have national anthem as soon as she arrives.
I now invite the dignitaries on the dais to kindly light the lamp. I request Madam President Ji to kindly come and light the holy lamp, followed by floral offering to Maharani Rudramadevi. हो मैया जय हो दंतेश्वरी मैया जय हो दंतेश्वरी तोरे जैसे अगम पार हो माँ हो मैया जय हो दंतेश्वरी मैया जय हो दंतेश्वरी तोरे जैसे अगम पार हो माँ तही हवस वो दुर्गा भवानी तही हवस वो दुर्गा भवानी तही हवस माँ काली हो तही हवस माँ दुर्गा भवानी तही हवस माँ काली वो तही हवस मोर शारदा माई तही हवस मोर शारदा माई I request Honorable President to kindly offer floral tributes to Maharani Rudramadevi. जय हो दंतेश्वरी मैया जय हो दंतेश्वरी तोरे जैसे अगम पार हो माँ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः लाल लाल तोरे ककुनी बनुरिया I now request our Prajna Pravaha National Convener Shri Nandakumar Ji to formally welcome the President, dignitaries and all participants of Lok Manthan 2024 Bhagyanagar. भारत के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, तेलंगाना राज्य के राज्यपाल आदरणीय विष्णुदेव वर्मा जी, भारत सरकार के आदरणीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, तेलंगाना राज्य महिला एवं बाल कार्य मंत्री श्रीमती सीताका गारू, लोकमंथन स्वागत समिति के कार्याध्यक्ष एवं प्रज्ञा भारती के मार्गदर्शक श्री हनुमान चौधरी गारू, भारत के सभी राज्यों से एवं विश्व भर से भी आए सभी प्रतिभागी बंधु, वक्ता लोग, सभी लोगों को मेरा विनम्र वंदन। लोकमंथन के चौथे संस्करण का उद्घाटन अभी थोड़ी देर में भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा होने वाला है। पहला लोकमंथन भोपाल में 2016 में हुए। लोकमंथन एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है, इसलिए 2018 में झारखंड के राजधानी रांची में लोकमंथन का द्वितीय संस्करण, 2022 में
गुवाहाटी में तीसरा संस्करण और अभी हम सब यहाँ 14 संस्करण के सफल आयोजन के लिए एकत्रित आए हैं। लोकमंथन एक कोलोकियम फॉर नेशन फर्स्ट थिंकर्स एंड प्रैक्टिशनर्स, राष्ट्र सर्वोपरि विचारकों और कर्मशीलों का एक संवाद मंच है, नहीं तो एक संगोष्ठी है। यह भारत के मौलिक फंडामेंटल यूनिटी के बारे में चर्चा करने के लिए सभी विभागों के एकत्रित आने का एक विनम्र प्रयास है। लोक मंथन का जो लोक जब हम कहते हैं, लोग किसी समुदाय या किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले समाज, ऐसा अर्थ बिल्कुल नहीं है। लोक का अर्थ हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस अर्थ में लोक शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरे प्रकार से देखा है तो लोक निर्मल मौलिकता है, यह भौतिक दृष्टिकोण से मिलावट रहित पवित्रता है। ऐसे लोग का विचार मंथन इस कार्यक्रम में आने वाले 3 दिन इधर होने वाला है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं बिना अधिक लोक मंथन संबंधित विवरण दिए अपने कर्तव्य निभा रहा हूं। इस लोक मंथन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका उद्घाटन भारत के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया जा रहा है। आप भारतीय लोकतंत्र के आत्मा और हमारे गणतंत्र के गौरव का प्रतीक है। आप देश के लोकाचार और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षक हैं। इस आयोजन का उद्घाटन करने हेतु हमारे अनुरोध का सम्मान कर पधारने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। तेलंगाना के माननीय राज्यपाल हमेशा हमारे लिए मार्गदर्शक रहे हैं। हमेशा लोकमंथन के योजना प्रगति के बारे में निरंतर अपने चर्चा वार्तालाप किया है और आवश्यक सलाह भी दी है। ऐसे माननीय राज्यपाल महोदय का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आदरणीय केंद्रीय कोयल एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी गारू जी, लोकमंथन के सफल आयोजन के लिए बनाया हुआ इस स्वागत समिति के आप अध्यक्ष भी हैं। केवल मंत्री या केवल अध्यक्ष के रूप में नहीं, हम सभी के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में शुरू से लेकर गत 3 महीनों से काम करने वाले अपने आदरणीय किशन रेड्डी गारू को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी पूरे समय लोकमंथन में रहने वाले हैं। आप एक प्रतिभागी इस रूप में सभी सत्रों में रहने के आशा व्यक्त करके इधर आए हैं। इस लोकमंथन के समापन सत्र में उनसे हम सभी को पाथेय प्राप्त होने वाला भी है। आपका भी मैं लोकमंथन समिति के तरफ से हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्कृति की शक्ति और सौंदर्य के अद्भुत सांस्कृतिक एकता के प्रतीक तेलंगाना राज्य के गवर्नमेंट सरकार के प्रतिनिधि इस रूप में तेलंगाना राज्य के मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर श्रीमती सीताका गारू यहां उपस्थित हैं। शुरू से लेकर तेलंगाना सरकार के विविध डिपार्टमेंट्स का जो सहायता, एक प्रकार का मदद हम सभी को मिले हैं। इसके वजह से इतना सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम अभी हो रहा है। आपकी इस आत्मीय उपस्थिति के लिए हृदय से आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रज्ञा भारती के
मार्गदर्शक और स्वागत समिति के कार्याध्यक्ष डॉक्टर त्रिपुरनेनी हनुमान चौधरी गारू भी हमारे साथ उपस्थित है। आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही आज इस सभागार में उपस्थित सभी लोकबंधन के सम्माननीय वक्तागण, सम्माननीय विशिष्ट अतिथिगण, लोकबंधन में सहभागी हुए सभी लोक कलाकार, 1000 से ज्यादा कलाकार उपस्थित हैं। जगह के कमी के कारण इस सभागार में सभी लोगों को सम्मिलित नहीं हो पाए, वो सभी को मैं हार्दिक स्वागत एवं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अंत में सभी सम्माननीय प्रबुद्धजन, आप सभी भाग्यनगर लोकबंधन में उपस्थित रहने के साथ सहभाग किए और लोक विषय में विश्व को देखने के लिए एक नए दृष्टि बनाने का कार्य किया है और करते रहेंगे। इसलिए मैं आप सभी का हृदयपूर्वक आभार भी इस समय व्यक्त करता हूं। इस शब्द के साथ मेरा स्वागत भाषण यहां समाप्त करता हूं। जय भारत। धन्यवाद नंद कुमार जी। It is our honorable President's presence here has motivated us in a very big way. Thank you for inviting all the guests on the dais. Now, we shall offer a small token of our gratitude to President by felicitating her. I request the team to help Kishan Reddy Garu to present Maharani Rudramadevi to Honorable President of Bharat. I now request Nandakumar ji to present a shawl to Honorable President of Bharat. I request Sri Nandakumar ji to present a shawl to Honorable Governor of Telangana. I also request Nandakumar ji to present a shawl to the Minister for Women and Child Welfare, Telangana, Seetaka ji. I request Dr. Hanuman Chaudhary Garu, Padma Shri Awardee, Chairman of Prajna Bharati, to present a shawl to Manya Sarsang Chalak ji on this occasion. I now request Honorable Union Cabinet Minister Sri Kishan Reddy Garu to give his advice and his speech. I request Kishan Reddy Garu to come onto the dais. भारत माता की। भाग्यनगर में भारत की महामहिम राष्ट्रपति परम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को मैं भाग्यनगर के जनता के ओर से, तेलंगाना के जनता के ओर से, लोकमंथन 2024 के ओर से मैं हृदय से आप सब लोगों की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक
परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भारद्वाज जी को मैं हृदय से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। वैसा ही हमारे तेलंगाना के ऑनरेबल गवर्नर ऑफ तेलंगाना श्री विष्णुदेव वर्मा जी को भी मैं स्वागत करता हूं। परम पूजनीय जो मोहन भारद्वाज जी इस कार्यक्रम में 3 दिन हमारे बीच में रहने वाले हैं और तेलंगाना सरकार के मिनिस्टर सीतक्का जी को और तेलंगाना के प्रज्ञा भारती के अध्यक्ष हनुमान चौधरी जी को, अखिल भारतीय प्रज्ञा प्रवाह के संयोजक नंद कुमार जी को और केंद्र सरकार के मेरा साथी मंत्री बंडी संजय जी को, तेलंगाना सरकार के मंत्री कृष्णा राव जी को और सभी महानुभावों को, इस कार्यक्रम में उपस्थित टीचर्स, डॉक्टर्स, academicians, social workers, thinkers, professionals, young minds, artists, writers, singers, विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी अतिथिगण, all the delegates, media friends, उपस्थित देवियों और सज्जनों, आप सबका भाग्यनगर की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम सब जानते हैं कि नंद कुमार जी लोकमंथन के बारे में परिचय किया है। लोकमंथन राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने वाले एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। लोकमंथन भारतीय लोक परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय कला, भारतीय आदिवासी जनजीवन, भारतीय सामाजिक एकता, भारतीय ज्ञान विज्ञान संपदा, भारतीय नॉलेज सिस्टम, एजुकेशन, हेल्थ एंड मेडिसिन, टेम्पल साइंस, एनवायरमेंट आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय लोक विचार, भारतीय लोक व्यवहार, भारतीय लोक व्यवस्था की विभिन्न धाराओं पर मंथन करने वाली राष्ट्रवाद संस्था लोकमंथन है। आज से 3 दिन होने वाली इस कार्यक्रम में सामूहिक मंथन में देश के आप सबके स्कॉलर्स, टीचर्स, अकोमोडेशंस, थिंकर्स, सोशल एक्टिविस्ट सभी लोग भाग लेने वाले हैं। मुझे लगता है कि यहाँ एक राष्ट्रवाद का और राष्ट्रीय एकता का संचार करने वाली एक कुंभ मेला इस 3 दिन में होने वाला है, जिसके चिंतन मंथन से भारतीय समाज को एक नया रूप और नया दिशा मिलने वाला है। लोकमंथन भारत की वर्तमान और भविष्य की समस्याओं के समाधान के लिए नहीं बल्कि विश्व के कल्याण के लिए भी एक मंथन होने वाला है। इस संदर्भ में मैं ट्राइबल लाइफस्टाइल पर जरूर चर्चा करना है। हम 3 दिन भी प्रथम रूप से ट्राइबल के लाइफस्टाइल भी चर्चा करेंगे। आज हम सब दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज जैसे समस्याओं को देख रही हैं, तब ट्राइबल लाइफस्टाइल हम कई समस्याओं का समाधान देती है। आदिवासी लोगों का परंपरा, आदिवासी समाज का अलग अलग उत्सव, आदिवासी का जीवन शैली, आदिवासी का खान पान, वेशभूषा और प्रकृति के साथ मिलकर मनाते हैं। हमारे जनजाति प्रकृति के साथ मिलकर श्रेष्ठ जीवन जीते हैं और विभिन्न कलाओं पर सबसे श्रेष्ठ है। प्राचीन काल से ही जल, जंगल,
जमीन जानवर के साथ जनजाति समाज जीवन गुजारते हैं और उनका इतिहास भी है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल जनजाति जीवन के बहुत प्राचीन कॉन्सेप्ट है। आज हम फिर से उस परंपराओं को जीवंत करने के लिए सभी समाज का जिम्मेदारी है, जरूरत भी है। ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण जनजाति समाज और उनके भारतीय समाज के बीच दूर करने का प्रयास किया है। लोकमंथन कार्यक्रम में हम सब मिलकर ऐसी अनेक विषयों पर चर्चा, संवाद और मंथन करने वाले हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है लोकमंथन कार्यक्रम में विकसित भारत का जो अभियान देश भर में चल रही है, ये 3 दिन का बैठक भी उस विकसित भारत के लिए एक माइलस्टोन साबित करते हुए अलग अलग सुझाव देंगे। मैं फिर एक बार आप सबका इस भाग्यनगर में लोकमंथन 2024 के तरफ से, सभी ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से आप सब लोगों को हृदय से मैं स्वागत करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Thank you, sir. I would now request Honorable Governor of Telangana to release a book titled Lok Avalokan. This is in 2 volumes. He shall present the first set to Honorable President of Bharat. I now request the Honorable Minister for Women and Child Welfare, Government of Telangana, Sita Kaji, to come and give her speech. ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు మన రాష్ట్రపతి గారికి, అదేవిధంగా పెద్దలు గవర్నర్ గారికి, రెస్పెక్టెడ్ కిషన్ రెడ్డి గారు సెంట్రల్ మినిస్టర్ గారికి, అదేవిధంగా పెద్దలు గౌరవనీయులు భగవత్ గారికి, ఇతర పెద్దలందరికీ కూడా హృదయపూర్వక స్వాగతం. ఈరోజు ఈ యొక్క సమ్మేళన కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి, వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చిన మీ అందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం. హైదరాబాద్ అనేది అన్ని సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, జీవన విధానాలకు ఒక సమ్మేళనం. తెలంగాణ రాష్ట్రం అన్ని వర్గాల యొక్క, అన్ని ప్రాంతాల యొక్క సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, జీవన విధానాన్ని రెస్పెక్ట్ చేస్తుందని, ఇదే మన భారతీయత యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి జీవన సౌందర్యం. కాబట్టి అందరం కలిసి ఈ భారతదేశాన్ని ప్రపంచంలోనే అత్యున్నతమైనటువంటి దేశంగా తీర్చిదిద్దడం కోసం ఐక్యంగా ముందుకు సాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ హృదయపూర్వక స్వాగతం. Thank you, ma'am. I now request His Excellency the Honorable Governor of Telangana, Shri Jishnudev Verma ji, to give his message. नमस्कार, प्रणाम।
Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Dr. Mohan Bhagwat ji, respected Sar Sangha Chalak RSS, Honorable Union Minister of Coal and Mines, Sri G. Kishan Reddy, Srimati Sitaka, Honorable Minister of Panchayati Raj and Women and Child Development, Government of Telangana, Sri T. Hanuman Chaudhary, Working President and Reception Committee, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good morning to you all. It is a profound privilege to address this august gathering at the inaugural session of the 4th edition of Lok Manthan, Bhagyanagar 2024, a colloquium that celebrates the essence of Bharatiyata, the indomitable spirit of India. Today, as we embark on this journey of Lok Jeevan Drishti, we are presented with an unparalleled opportunity to delve into the richness of India's cultural ethos and its timeless traditions. Bharat, the cradle of one of the world's oldest civilizations, has always been a beacon of diversity, harmony, and intellectual prowess. In the words of Dr. B.R. Ambedkar, it is the unity of culture that is the basis of our nationalism. This unity, deeply embedded in our civilizational ethos, is not merely an idea, but a living reality manifested in the lives of ordinary people across our vast nation. India is a land where diversity thrives in every aspect: language, religion, cuisine, art forms. Yet beneath this vibrant diversity lies the unifying thread of Bharatiyata. As we stand here in a city that exemplifies the confluence of cultures and traditions, we must recognize and celebrate the integral role that each region, including the Northeast, plays in the shaping the collective identity of Bharat. Bharat's history is replete with examples of robust intellectual traditions, from the dialogues of the Upanishads to the Shastras of ancient scholars. Debate and discussion have been the cornerstones of our civilizational growth. It is heartening to see Lok Manthan 2024 providing a platform for thinkers, artists, academicians to come together and deliberate on our shared heritage. Over the centuries, our nation has endured invasions and colonization, which not only targeted our land and people, but also attempted to distort our cultural and intellectual fabric. Artificial dichotomies, tribal versus non-tribal, rural versus urban, were imposed to fragment our unity. As Swami Vivekananda famously said, the longest night seems to be passing away, the soul of the nation is awaking. This edition of Lok Manthan is particularly exhilarating as it brings together diverse streams of thought from Lok Sahitya, Lok Arthashastra, Lok Paryavaran, Lok Suraksha, and Nyaya, etc. Each session is a testament to the richness of our traditions and the need to integrate them into our contemporary discourses. Let us remember the words of the Rig Veda, which says, "Let us move forward together, speak together, and let our minds be in harmony." Our youth must be encouraged to embrace rational inquiry and celebrate our indigenous knowledge systems. By doing so, they will be better equipped to counter divisive forces and uphold the ideas of unity, harmony, and universal brotherhood. In conclusion, I extend my heartfelt appreciation to the organizations of Lok Manthan 2024 for curating such a meaningful platform, and I especially thank Nand Kumar ji for doing so. May this program strengthen the bonds that unite us and pave the way for a brighter, harmonious future. Thank you. Dhanyavad. Namaskar, Pranam. Jai Hind, Jai Bharat, Bharat Mata ki Jai. Friends, it's my great privilege and honor
to now request Mahamahim Rashtrapati Ji to give her blessings to Lok Manthan 2024 Bhagyanagar. लोकमंथन 2024 के कार्यक्रम में उपस्थित तेलंगाना के राज्यपाल श्री जिष्णु देव वर्मा जी, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री और लोकमंथन के अध्यक्ष श्री जी किशन रेड्डी जी, तेलंगाना सरकार के मंत्री श्रीमती डी अनुसुया सीतक्का जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघों के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, प्रज्ञा प्रभाव के अखिल भारतीय संयोजक श्री जी नंद कुमार जी, रिसेप्शन कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर टी हनुमान चौधरी जी, अन्य गणमान्य अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, लोकमंथन का उद्घाटन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं वर्ष 2018 में रांची में आयोजित लोकमंथन कार्यक्रम में शामिल हुई थी। भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और विरासत में एकता के सूत्रों को सुदृढ़ बनाने का ये प्रयास अत्यंत सराहनीय है। प्रज्ञा प्रभाव के तत्वावधान में इस आयोजन में योगदान देने वाले सभी संगठनों की मैं प्रशंसा करती हूँ। भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को गहराई से समझना तथा हमारी अमूल्य परंपराओं को निरंतर मजबूत बनाना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि आप सब ऐसे सार्थक समारोह का आयोजन करके देशवासियों में सांस्कृतिक स्वाभिमान की भावना को प्रबल बनाते हैं। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि ये संगोष्ठी राष्ट्र को सर्वप्रथम मनाने और उसी मान्यता के अनुसार कार्य करने वाले निष्ठावान लोगों को एक प्रभावी मंच प्रदान करती है। जब हम भारतीय संस्कृति की विविधता तथा अनेकता में एकता की बात करते हैं तो एकता का भाव ही मुख्य भाव होता है। विविधता तथा अनेकता हमारी मूलभूत एकता को इंद्रधनुषी सुंदरता प्रदान करता है। हम चाहे वनवासी हो, ग्रामवासी हो या नगरवासी हो, सबसे पहले हम सभी भारतवासी हैं। इस राष्ट्रीय एकता की भावना ने हमें सभी चुनौतियों के बावजूद एक सूत्र में जोड़कर रखा है। हमारे समाज को हर तरह से बांटने के और कमजोर करने का प्रयास सदियों से किए गए हैं। हमारी सहज एकता को खंडित करने के लिए कृत्रिम भेदभाव पैदा किए गए हैं, लेकिन भारतीयता की भावना से ओतप्रोत देशवासियों ने राष्ट्रीय एकता की मशाल जलाए रखे हैं। हमारी मध्यकालीन संतों कवियों से लेकर ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम के दौरान उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक भारत को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ने वाले महाकवियों ने प्राचीन काल से चली आ रही भारत की भावनात्मक एकता को बजाय रखा और उसे आगे बढ़ाया। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि लोकमंथन के कार्यक्रम में पूर्ण श्लोकों लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और रानी रुद्रम देवी जैसी महान वीरांगनाओं के जीवन चरित्र पर आधारित नाटकों का मंचन किया जाएगा। ये हमारे देश की शौर्य परंपरा और नारी शक्ति को सम्मान प्रदान करने की हमारी सोच से देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रेरित करने का सराहनीय प्रयास है। ये भी खुशी की बात है कि इस आयोजन में दूसरी देशों के कलाकारों द्वारा भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की जाएगी। मुझे बताया गया है कि इन प्रस्तुतियों की कथा वस्तु विदेशों में प्रचलित
सूर्यदेव की उपासना और रामायण की कथा पर आधारित है। ये प्राचीन काल से चली आ रही भारत के सांस्कृतिक प्रभाव का प्रमाण है। प्राचीन काल से ही भारतीय विचारधारा का प्रभाव विश्व में दूर दूर तक फैला हुआ है। ये प्रभाव आज भी उन देशों की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में देखा जाता है। भारतीय संस्कृति इस विशाल प्रभाव क्षेत्र को कुछ लोग इंडोस्फीयर का नाम देते हैं। इंडोस्फीयर यानी विश्व का ऐसे क्षेत्र जहां भारत के जीवन मूल्यों और संस्कृति का प्रभुत्व था और आज भी दिखाई देता है। भारत के धार्मिक मान्यताएं, कला, संगीत, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा पद्धति, भाषा और साहित्य दुनिया भर में सराहा जाते हैं। सबसे पहले भारतीय दर्शन पद्धतियों ने भी आदर्श जीवन मूल्यों का उपहार विश्व समुदाय को दिया था। अपने पूर्वजों की इस गौरवशाली परंपरा को और मजबूत बनाना हमारा दायित्व है। ये भी प्रसन्नता का बात है कि कई राज्यों के शिल्पकार इस आयोजन के दौरान अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। इसी वर्ष दिसंबर में मुझे सिकंदराबाद में स्थित राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। भारतीय कलाएं और कलाकार हमारी राष्ट्रीय एकता को सुंदर स्वरूप प्रदान करते हैं। देवियों और स्वजनों, सदियों तक विदेशी ताकतों ने भारत पर शासन किया। उन साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवादी शक्तियों ने भारत का आर्थिक दोहन तो किया ही है, हमारे सामाजिक ताने बाने को भी छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। हमारी संबंध बौद्धिक परंपरा के प्रति हेय दृष्टि रखने वाले शासकों ने हमारी देशवासियों में सांस्कृतिक हीन भावना का संचार किया। ऐसी परंपराओं को हम पर थोपा गया जो हमारी एकता के लिए हीनकारक थी। सदियों की पराधीनता के कारण हमारी देशवासी गुलामी की मानसिकता का शिकार हो गए हैं। भारत को पुनः श्रेष्ठतम राष्ट्र बनाने के लिए देशवासियों की मानसिकता को एकता और श्रेष्ठता के सूत्रों में पिरोना हम लोगों का कर्तव्य है। इस बार लोकमंथन की विषय है लोक अवलोकन है। इसमें लोक विचार, लोक व्यवहार और लोक व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण आयामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस सुविचारित विषय प्रवाह की मैं सराहना करती हूँ। मेरे विचार से एक विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए सभी देशवासियों में राष्ट्र को सर्वोपरि मानने की भावना का संचार करना अनिवार्य है। लोकमंथन द्वारा सभी भावना का संचार किया जा रहा है। ये विकसित भारत के निर्माण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है। राष्ट्र गौरव की भावना तथा राष्ट्र को सर्वोपरि समझकर आगे बढ़ने की चेतना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। 19वीं सदी के कानूनी को जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं। दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रखा गया है। ये नामकरण हमारे देश में लोकतंत्र की प्राचीन परंपरा के अनुरूप है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय में लेडी जस्टिस की नई प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई थी। ऐसे सभी परिवर्तन औपनिवेशिक मानसिकता के उन्मूलन की सराहनीय उदाहरण है। मुझे विश्वास है कि इस आयोजन में होने वाले विचार विमर्श भी हमारे सामूहिक दृष्टिकोण में आत्मविश्वास तथा एकता का संचार करेंगे। इससे देश में बंधुता की भावना बढ़ेगी,
सामाजिक भेदभाव समाप्त होगा। देशवासी ये समझ पाएंगे कि समरसता हमेशा हमारी सभ्यता का आधार रही है। समरसता और एकता की यही शक्ति हमारी राष्ट्रीय प्रगति को ऊर्जा प्रदान करेगी। इसी विश्वास के साथ मैं लोकमंथन के इस आयोजन की सफलता की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। And I now request all of you to kindly stand up for the national anthem. फिर दोबारा लेट हो जाएगा अगले सत्र। 15 मिनट के अंदर अंदर दूसरा सत्र शुरू हो जाएगा।